सोनम की समझ में नहीं आता था कि माँ ने क्या सोचकर इस सांड से शादी की थी। सारा दिन घर में पड़ा खाता और पीता रहता है, कुछ काम नहीं करता। अपने पिता को याद करके आज भी पलकें भीग जाती हैं उसकी। कितने भले इंसान थे, कितना प्यार करते थे। बड़े से अस्पताल में अकाउंटेंट का काम करते थे। एक बार सीढ़ियों से ऐसे फिसले, फिर कभी उठ नहीं पाए। यशोदा को पति की मृत्यु के बाद वही काम मिल गया। 13 साल की थी सोनम जब पिता का साथ छूट गया। लगा सुरक्षा कवच ही छिन गया। बिना पुरुष संरक्षण के मोहल्ले में रहना दूभर हो गया था। कोई भी पुरुष मुंह उठाए आ जाता मदद करने के नाम पर। पिता ने एक एक पाई जोड़कर मकान बनाया था, छोड़कर कहाँ जाते। पति की मृत्यु के बाद यशोदा यौवन की ओर कदम बढ़ाती पुत्री की सुरक्षा को लेकर बहुत घबरा गई थी। सस्ती जमीन के लालच में पति ने जिस मोहल्ले में मकान बनाया था वह शराबी, जुआरी और आवारा लोगों से भरा पड़ा था। कई बार सोचा मकान बेचकर कहीं और मकान ले लें, लेकिन इतने कम पैसों में दूसरा मकान मिलना नामुमकिन था। किराए का लेगी तो आधे से ज़्यादा तनख्वाह किराया देने में ही निकल जाएगी। सोनम की पढ़ाई की भी चिंता थी। उत्तम सेल्समैन था, अक्सर दवाइयाँ बेचने अस्पताल आता रहता था। वह नीली शर्ट, काली पैंट और टाई वाई लगाकर बड़ा स्मार्ट लगता था। सबसे बड़ी शालीनता से बोलता था, चुटकुले सुनाकर सबको हंसाता रहता था। यशोदा को औरों से अधिक तवज्जो देता था। 4 साल हो गए थे पति की मृत्यु के। बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। उत्तम उसके छोटे मोटे काम कर देता था, उसका ख्याल रखता था, उसकी तारीफ करता था। बस धीरे धीरे वह उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। कभी उसे घर ले आती तो सोनम से भी बड़े अपनेपन से मिलता। उत्तम ने जब शादी की इच्छा प्रकट की तो वह मना नहीं कर पाई। उत्तम किराए के मकान में रहता था, उसका कोई नाते रिश्तेदार नहीं था, इसलिए शादी के बाद यशोदा के घर में ही आकर रहने लगा। 6 महीने में ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। वह अव्वल दर्जे का आलसी था। धीरे धीरे उसने काम पर जाना बंद कर दिया। यशोदा की तनख्वाह में से आधी से अधिक वह पीने पिलाने में बर्बाद कर देता था। यशोदा चाहती थी सोनम अच्छे कॉलेज में पढ़े, जिससे उसको अच्छी नौकरी मिले। उसने सोनम का नामी कॉलेज में दाखिला करवा दिया था। भले ही उसकी फीस कुछ अधिक थी, उसको उत्तम पर बहुत गुस्सा आता था। वह जब उसके पैसे छीन लेता था। उसने उत्तम को घर से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन अब वह यशोदा को ही पीट देता था। सोनम ने ट्यूशन देने शुरू कर दिए। कुछ खर्चे अपने वह इस तरह निकाल लेती थी। यशोदा को बस ये तसल्ली थी कि उत्तम सोनम को कुछ नहीं कहता था, ना ही उसके ट्यूशन के पैसे पर हाथ मारता था। उसके डर से मोहल्ले के आवारा लड़के भी सोनम के आसपास नहीं भटकते थे। सोनम के स्नातक होने में 6 महीने शेष रह गए थे और उसे अब उत्तम की नज़र में फ़र्क लगने लगा था। उसे लगता उत्तम की आंखें उसका पीछा कर रही हैं, उसकी देह की नाप तोल कर रही हैं। सबकी निगाहों से बचने के लिए वह ढीले ढीले सलवार कमीज दुपट्टे के साथ ही पहनती थी। कॉलेज में सबने शुरू में बहुत मजाक बनाया, लेकिन उसने अपना पहनावा नहीं बदला तो सबने उससे इस बारे में बोलना छोड़ दिया। उसे डर था कहीं फैशनेबल कपड़ों के कारण मोहल्ले के छिछोरे लड़के उसके साथ ऐसी वैसी हरकत न करें। कॉलेज में सोनम की 2 सहेलियां बनी थीं, रिया और दीपिका। दोनों उसकी यथासंभव आर्थिक मदद कर देती थीं और उसके घर की परिस्थितियों को समझते हुए उसका बहुत ध्यान रखती थीं। सोनम ने उन्हें अपने सौतेले पिता की करतूतों के बारे में बताया था और यह भी कि वह अपनी माँ को उसके चंगुल से छुड़ाना चाहती है। दीपिका ने सोनम को पिछले महीने ही अपने मामा से मिलवाया था। उनका दूर एक छोटे से हिल स्टेशन पर पब्लिक स्कूल था। उसकी परेशानी को समझते हुए उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया था। स्नातक की डिग्री प्राप्त कर वह उनके स्कूल में अध्यापिका के पद पर पढ़ाने के लिए आ जाएं। वहाँ पढ़ाते हुए वह अपना बीएड की डिग्री हासिल करें। वहाँ स्कूल के कैंपस में वह सुरक्षित भी रहेगी और आगे पढ़कर अपना कैरियर भी बना लेगी। सोनम अगले 6 महीने बहुत सावधानी पूर्वक बिताना चाहती थी। उसने यशोदा को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था,
कहीं उत्तम को भनक नहीं लग जाए। लेकिन कुछ दिनों से उत्तम का व्यवहार अजीब लग रहा था। न जाने कैसे कैसे लोगों को घर ला रहा था। सोनम को चाय नाश्ता लाने को कहता। उसे उन आगंतुकों की नज़र ठीक नहीं लगती। माँ को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ वैसे भी रात तक थकी हारी आती थी। वह स्वयं सतर्क हो गई थी और उत्तम की बातें सुनने का प्रयास करती। एक दिन ट्यूशन से उसको जल्दी आना पड़ा। एक बच्चा बीमार हो गया था। वह चुपचाप आकर सो गई। उत्तम कहीं नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उत्तम की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वह फ़ोन पर बात कर रहा था। वह किसी से कह रहा था, देख भाई, 5 लाख का सौदा हो गया है। उससे ज़्यादा देना है तो बता, वरना बनवारी इसे 5वें दिन ले जाएगा। अबे साले, ऐसी गोरी चमड़ी और अनछुई लौंडिया तुझे कहाँ मिलेगी। पहले खुद मज़े लूटियो, फिर धंधा करवा लियो। मैं तो 1-2 साल और रुकता, लेकिन उधारी इतनी चढ़ गई है, साले पीछे पड़ गए हैं। एक बार में ही सब चुकता हो जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो ये मकान भी है। सोनम के प्राण सूख गए सुनकर, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। उत्तम को बिल्कुल नहीं पता चलने दिया कि वह अंदर कमरे में है और उसने सब सुन लिया है। वह चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर और रोज़ के समय से घर में प्रवेश किया। उसके पास 4-5 दिन हैं। उसे कुछ जल्दी सोचना होगा। माँ को बताएगी तो वो आवेश में आकर उत्तम से लड़ने पहुँच जाएंगी और उत्तम सतर्क हो जाएगा। रात भर उलझन में रही, कैसे अपने आप को बचाए। अब तो एक ही उपाय समझ आ रहा था, दीपिका के मामा जी से बात करके आजकल में ही उनके स्कूल के कैंपस में माँ के साथ रहने चली जाए। सोनम अगले दिन जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि कहीं दीपिका के मामा जी ने 6 महीने पहले उसे कैंपस में जगह देने से मना कर दिया तो वह कहाँ जाएगी। इन विचारों से उसके दिमाग में इतना खौफ पैदा हो गया था कि वह लगभग भागती हुई अपनी कक्षा की ओर जा रही थी। भागते भागते वह इतनी ज़ोर से एक इंसानी दीवार से टकराई कि उसका सिर घूम गया। चक्कर के कारण उसकी आंखें बंद हो रही थीं। तभी 2 हाथों ने उसे थाम लिया। जब कुछ पल बाद संभल कर उसने आंखें खोली तो सामने खड़ा था कॉलेज का सबसे बिगड़ैल लड़का पुरुषोत्तम वर्मा उर्फ पुरु। कॉलेज में कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं था जो पुरु को ना जानता हो। कॉलेज का ट्रस्टी पुरु के पिता थे, इसलिए प्रधानाचार्य से लेकर चपरासी तक उसके आगे पीछे घूमते थे। छात्र छात्राएं उसे घेरे रहते, उसके पैसे और रुतबे का लाभ उठाना चाहते थे। उसके 2 ही शौक थे, बास्केटबॉल खेलना और महंगी बाइक व गाड़ियों में कॉलेज आना। सोनम ने उसके बारे में बहुत सुना हुआ था। एक तो वह कॉलेज की बास्केटबॉल टीम का कप्तान था और उसके कारण टीम ने कई मैच जीते थे। दूसरा, रिया और दीपिका दोनों उसके नाम को लेकर आहें भरती रहती थीं। लेकिन 2.5 साल में सोनम का उससे कभी आमना सामना नहीं हुआ। वह स्नातकोत्तर का छात्र था और उसका ये अंतिम वर्ष था। सॉरी कहते हुए सोनम जल्दी से आगे बढ़ने लगी। उसे लेक्चर शुरू होने से पहले दीपिका से बात करनी थी। उसके हाथ में पेन था जो गिर गया था। उसने उसे उठाने की चेष्टा भी नहीं की, लेकिन पुरु ने पेन उठाते हुए उसे आवाज़ दी, तुम्हारा पेन गिर गया है। और कोई होता तो वह नज़रअंदाज करके निकल जाती, लेकिन पुरु के साथ ऐसा करना मतलब एक और मुसीबत मोल लेना। उसने घबराकर पीछे देखा तो पुरु हाथ में पेन लिए खड़ा था। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें टकराईं। पुरु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सोनम कहते हुए वह लगभग भागती हुई अपनी कक्षा की ओर बढ़ गई। पुरु को उसकी 2 बातें अजीब लगीं। आज तक किसी लड़की ने उसे नज़रअंदाज नहीं किया और उस लड़की की आंखों में उसने ऐसा खौफ देखा जो उसने पहले भी किसी की आंखों में नहीं देखा था। उसको वह लड़की पहेली सी लगी जिसे उसने पहले कभी देखा नहीं था। सोनम ने कक्षा में पहुंचते ही दीपिका को ढूंढा, लेकिन वह दिखी नहीं। रिया ने बताया, दीपिका के मामा जी को हार्ट अटैक आया है और वह अपने परिवार के साथ उनके पास गई है। उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। अब ऐसे में उनसे मदद की उम्मीद कैसे कर सकती हैं। अब सोनम को लगा
यह द्वार उसके लिए बंद हो गया है। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए वह किधर जाए, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब तो बस एक ही उपाय था, रात को माँ से बात करके अगले दिन अपने काम का बहाना बनाकर निकलें और कहीं जाकर छुप जाएं। बड़े ही अनमने मन से वह घर पहुंची और बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर वह लेटी रही कि अचानक बाहर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। वह बाहर भागी तो देखा उत्तम गिड़गिड़ा रहा था। मुझे छोड़ दो, रहम करो, मैं तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा। 3 गुंडे उत्तम पर लात मुंह से बरसा रहे थे और वह करा रहा था। वैसे तो सोनम को उत्तम से नफरत होने लगी थी, लेकिन वह किसी को पिटता नहीं देख सकती थी। उसने आगे बढ़कर एक गुंडे का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, छोड़ दो उन्हें, ये क्या कर रहे हो। अब तीनों का ध्यान सोनम की तरफ था और उत्तम पागलों की तरह चिल्ला रहा था, तू अंदर जा, तू अंदर जा। एक गुंडा बोला, क्यों बे साले, ये कौन है। उत्तम, माई बाप, इसको हाथ नहीं लगाना, बेटी है मेरी। गुंडा, साले जब पीता है तब नहीं सोचा था कहाँ से पैसे भरेगा। इस लौंडिया को उठा लो, जब पैसे हों साले आकर ले जाना। उत्तम के पेट में एक लात मारी और सोनम को उसकी आंखों के सामने से उठाकर ले गए। सोनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। कहाँ तो वह उत्तम और उनके पापी इरादों से बचना चाह रही थी और कहाँ वह इन गुंडों के चंगुल में फंस गई। उसने बहुत हाथ पैर मारे अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन 3 हट्टे कट्टे पहलवानों के आगे उसकी एक न चली। घर के बाहर खड़ी गाड़ी में उसके हाथ पांव बांधकर और मुंह पर टेप लगाकर बैठा दिया। अंधेरा गहराने लगा था, आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। रात को माँ आएगी तो उसको ना जाने उसके गायब होने की क्या कहानी सुनाकर बहला देगा उत्तम। सोनम का अब डर के मारे बुरा हाल था और वह रोए जा रही थी। ना जाने कितनी देर बाद गाड़ी शहर के बाहर सुनसान रास्ते से होते हुए एक बहुत बड़े लोहे के दरवाजे के आगे आकर रुक गई। चौकीदार ने गाड़ी में झांका और दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने से गुजरती हुई पीछे की तरफ बने 1-2 कमरे के छोटे से मकान के सामने जाकर रुक गई। उसको खींचकर एक गुंडे ने गाड़ी से उतारा और घर में ले गया। वह बोला, जब तक तेरा बाप भैया जी के पैसे नहीं लौटा देगा तू यहीं रहेगी, भागने की कोशिश मत करना। चारों तरफ सख्त पहरा है। थोड़ी देर बाद उसे कदमों की आहट सुनाई दी। फिर ताला खोलकर 4 लोग अंदर आए। 3 तो पहले वाले ही गुंडे थे, चौथा लंबा चौड़ा सांवला रंग का आदमी था जिसने कुर्ता पैजामा पहन रखा था। वह बहुत गुस्से में था। एक गुंडे के सिर पर चपत मारते हुए बोला, गधे, कितनी बार कहा है इन पछड़ों में औरतें और बच्चों को मत घसीटा कर। फिर वह सोनम की ओर देखते हुए बोला, तुम आराम करो, कल तुम्हारे सकुशल पहुंचाने का इंतजाम करवाते हैं। इतने में एक और बंदा भागते हुए कमरे में आया और हाँफते हुए बोला, क्या बात है, यहाँ क्या हो रहा है। कुर्ताधारी उसे धकेलते हुए, कुछ नहीं बचुआ, तुम बाहर चलो, तुम इन लफड़ों से दूर ही रहो। आगंतुक गुस्से में बोला, जब तुम इस सबको लफड़ा मानते हो तो खुद क्यों दूर नहीं रहते हो इस तरह के काम से बापू। कुर्ताधारी की कोशिश के बावजूद आगंतुक अंदर झांक ही लिया और सोनम को देखते ही बोला, तुम। सोनम भी उसको देखकर भौचक्की रह गई और मन ही मन सोचने लगी, पुरु यहाँ क्या कर रहा है। कुर्ताधारी ने आश्चर्य से पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो पुरु। नहीं, जानते नहीं हैं, एक बार कॉलेज में देखा है, लेकिन यह सब क्या है, यह यहाँ क्या कर रही है। कुर्ताधारी अपने आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, इन सालों की बेवकूफ़ी है, कल इसे सही सलामत इसके घर पहुँचा देंगे। पुरु अभी भी गुस्से में था। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इस कमरे में नहीं आएगा, अब कल मैं छोड़ कर आऊँगा इसे। फिर सब कमरे से बाहर चले गए। सोनम को समझते देर नहीं लगी कि कुर्ताधारी पुरु के पिता बसेसर वर्मा हैं। इनकी शराब की दुकान होगी और उत्तम वहाँ से लेकर पीता होगा। उधारी ज़्यादा हो गई होगी, इसलिए ये लोग तगाजा कर रहे थे। अब अगर वह कल घर गई
तो उत्तम उसे तुरंत बनवारी के हाथ भेज देगा। उसे लगा अब इस शहर में कोई उसे शरण दे सकता है तो केवल पुरु। उत्तम उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसे पुरु से इस बारे में बात करनी होगी, लेकिन पुरु सहायता करेगा कैसे? 24 घंटे अपने गुंडे तो छोड़ेगा नहीं उसकी निगरानी करने के लिए। समझ नहीं आ रहा था मदद मांगे तो किस तरह। उधर पुरु भी सोच में डूबा हुआ था कि कैसा बाप है सोनम का, जिसे पीने की पड़ी है, बेटी की चिंता नहीं, उसे छुड़ाने भी नहीं आया। उसने कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो थोड़ी दूर पर ही वह कमरा था जहाँ सोनम को रखा गया था। उस कमरे की बत्ती जली हुई थी और सोनम परेशान सी कमरे में चहलकदमी कर रही थी। पुरु को समझ नहीं आ रहा था जब अगले दिन उसे सकुशल घर पहुंचाने की बात हो गई है तो वह इतनी क्यों परेशान हो रही है। सोनम पलटी तो उसकी निगाह बाहर पुरु की खिड़की की तरफ गई। वहाँ पुरु को खड़ा देख उसने सिर नीचे किया और कुछ पल बाद ही उसके कमरे की रोशनी बंद हो गई। सोनम की चिंता के कारण रात भर नींद नहीं आई। उसे लग रहा था उसका शरीर बेजान हो गया है। सुबह हो गई थी। अब एक पल सालों जैसा लग रहा था। इस दौरान कोई नाश्ता रख गया था, लेकिन वह इतनी सहमी हुई थी कि उसने नाश्ते की तरफ देखा भी नहीं। आगे क्या होगा यही सोच सोचकर उसका दिमाग बौरा गया था। वह पसीना पसीना हो रही थी और जब पुरु दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो वह पूरी तरह हाँफ रही थी। वह इस तरह डरी हुई थी मानो कोई चिड़िया किसी जानवर के पंजे में जकड़ी हुई हो। पुरु को उसकी इस हालत पर अचंभा हुआ। वह बोला, इतनी परेशानी की क्या बात है? बोला तो है घर छोड़ दूंगा। पुरु की आवाज़ सुनकर वह ऐसे चौंकी जैसे किसी और ही दुनिया में थी। एकदम से हड़बड़ाकर बोली, पुरु मुझसे शादी कर लो। पुरु को लगा उसने शायद गलत सुना, वह क्या कह रही है, लेकिन वह बिना रुके बोलती जा रही थी। पुरु इधर आप मुझे घर छोड़ कर आएंगे, उधर मेरा सौतेला बाप मुझे भेज देगा अपना कर्ज चुकाने के लिए। आप बस मुझे 6 महीने अपने घर में शरण दे दो, मैं पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी ढूंढ लूँगी। नौकरी नहीं मिली तो भी रहने का कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। इसके बाद आपको कभी नज़र नहीं आऊँगी, ना परेशान करूँगी। आप चाहें तो किसी वकील से इकरारनामा बनवा लें, जिस पर मैं दस्तखत कर दूँगी कि मेरा आप पर या आपकी किसी भी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं है। प्लीज़ मुझे उस नरकीय ज़िंदगी से बचा लो। एक बार उस गंदगी में फंस गई तो कभी नहीं निकल पाऊँगी। मैं ज़िंदगी भर कृतज्ञ रहूँगी। सोनम के स्वर में याचना थी और आंखों में भय। उसे वह समय याद आया जब डॉक्टर ने माँ को कैंसर से पीड़ित बताया था। वह और बापू सकते में आ गए थे, लेकिन माँ की घबराहट उनके चेहरे पर झलक रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि उनके पास अधिक समय नहीं है। बापू और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कितना दुखी हुई थी वे। जैसे जैसे देह कमज़ोर होने लगी थी, उनकी आंखों में बेबसी और खौफ बसता जा रहा था। वे अपनी खुशहाल जीवन और उन दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एक दिन बापू और उसका हाथ पकड़कर बहुत रोई थी। वह भी फूट फूट कर रोया था। उस दिन नियति के आगे अपने आप को बहुत लाचार पाया था उसने। उसके बाद 10-15 दिन जिंदा रही होंगी माँ। वह और बापू माँ के पास ही रहते थे, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे उनको बचाने के लिए। उन दोनों की आंखों के सामने माँ धीरे धीरे मौत के मुंह में समा गई और वे लाचार खड़े रह गए। उसे लगा सोनम की सहायता करके शायद वह माँ की आत्मा को शांति प्रदान करने में कुछ सफल होगा। पुरु अपने ही विचारों में खोया हुआ था। जब उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो सोनम की अश्रुधारा बहने लगी। पुरु के लिए यह प्रस्ताव बहुत अप्रत्याशित था। वह एकदम से नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे। वह उसकी सहायता करना चाहता था, लेकिन इस तरह उसे अजीब लग रहा था। सोनम को उम्मीद थी कि शायद पुरु बात मान लेगा, लेकिन अब वह हारे हुए इंसान की तरह सिर झुकाए रो रही थी। पुरु के मुंह से एकदम निकल गया, ठीक है, मुझे मंजूर है। सोनम आंखें पोंछते हुए बोली, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, ना ही आपके जीवन में कुछ दखलंदाजी करूंगी। पुरु, हाँ ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनवा लूँगा, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, ना बापू को
न किसी और को। पुरु ने जब अपनी शादी करने की मंशा जाहिर की तो बशेश्वर को लगा उनके ऊपर किसी ने तोप का गोला दाग दिया हो। पुरु के अलावा अभी संसार में उनका कोई नहीं था। उसका मुख देखकर जीते थे, लेकिन पत्नी के देहांत के बाद ना जाने क्यों पुरु खामोश सा हो गया था। गुमसुम सा रहता था, घर में बहुत कम समय बिताता था। वे बात करने की कोशिश करते, वह हाँ हूँ में जवाब देकर इधर उधर हो जाता। उनकी एक दो कंपनियों को वह संभालता था, लेकिन उसे उनकी शराब की दुकानें पसंद नहीं थीं। उन्होंने निश्चय कर लिया था उन दुकानों को बंद करके किसी और कारोबार में पैसा लगा देंगे। लेकिन पुरु आगे बढ़कर बोले तो वह क्या चाहता है। आज आगे बढ़कर उसने जो बोला उससे वे सकते में आ गए। बड़े अरमान थे पुरु के विवाह को लेकर। सोचते थे अपनी भवानी जैसी बहू लाएंगे पुरु की। भवानी की तरह उसकी पायल की छमछम और चूड़ियों की खनक से घर में संगीत लहरी गूंजेगी। अगले दिन मंदिर में बशेश्वर, उनकी बहन बहनोई और लड़की के माता पिता के सामने पुरु ने 7 फेरे ले लिए। बशेश्वर को विश्वास नहीं हो रहा था। कहाँ तो वह सपने देख रहे थे आधे से ज़्यादा शहर को पुरु की शादी की दावत देंगे, और कहाँ किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई उनके घर बहू आ गई। उनकी मजबूरी थी पुरु के आगे झुकना और उसकी हर बात मानना। गरम खून था, कुछ कर बैठा या घर छोड़कर चला गया तो वे तो जीते जी मर जाएंगे। उधर यशोदा भी असमंजस में थी। उसकी इतनी समझदार लड़की ने अचानक शादी का निर्णय कैसे ले लिया। इससे पहले तो उसने कभी जिक्र भी नहीं किया कि वह किसी को चाहती है। सारी रात गायब रही और अब कहती है कि वह अगले दिन शादी कर रही है। उधर उत्तम को काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति। एक तो उसका एटीएम कार्ड चला गया, ऊपर से पुरु ने धमकाया था कि अगर यशोदा और सोनम का बाल भी बांका हुआ तो उसका क्या हश्र होगा, वह सोच भी नहीं सकता, भले ही उनकी परेशानी का कारण वह ना भी हो। शादी के बाद कुछ भी नहीं बदला। अगले दिन से पुरु ने कॉलेज जाना प्रारंभ कर दिया और अब सोनम भी साथ जाती। सोनम जरूर कॉलेज में सबके आकर्षण का केंद्र बन गई थी। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि सोनम जैसी सीधी सादी सरल लड़की से पुरु जैसे रईस और स्मार्ट लड़के ने शादी कैसे कर ली। शादी के बाद भी सोनम के पहनने ओढ़ने में कुछ बदलाव नहीं आया था। फिर भी वह पुरु की पत्नी थी तो सब उसकी नज़रों में चढ़ना तो चाहते ही थे। भवानी के जाने के बाद से बशेश्वर को दिन का खाना खाने घर आने में बहुत बोरियत होती थी। लेकिन जब उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था तब भवानी ने कसम दी थी कि वे नियम से दिन में गर्म ताज़ा खाना सलाद के साथ घर आकर खाएंगे। पुरु तो कॉलेज के बाद न जाने कहाँ चला जाता था और अब सोनम को छोड़ने आता है, पर बाहर से ही चला जाता है। सोनम अब उनके साथ लंच करती थी। पायल और चूड़ियों की खनखनाहट तो नहीं, लेकिन सोनम की हंसी की खिलखिलाहट और हल्की फुल्की बातें ज़रूर घर में सुनाई देने लगीं। जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि लड़की बहुत भली और मासूम है। रात के खाने में भी वह उनका साथ देती और उनका ध्यान गया कि खाने में उनकी सेहत के हिसाब से अब पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाने लगे थे। सोनम की बातों से उन्हें कॉलेज और पुरु के बारे में बहुत सी जानकारी मिलने लगी थी। वह बड़े उत्साहित होकर बताती जब पुरु कोई मैच जीत जाता। बशेश्वर को पुरु के खाने की बहुत चिंता रहती थी। पुरु देर सवेर लौटता, मन होता खाता, वरना आलस में बिना खाए ही सो जाता। लेकिन जब से सोनम घर में आई है, पुरु कितनी भी देर से आए वह खाना अवश्य गर्म करके खिला देती है। घर में शहर के बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। बशेश्वर को लगा सोनम के कपड़े बहुत साधारण हैं। एक दिन वे बोले, बिटिया अपने लिए कुछ नए कपड़े बनवा लो, लगना तो चाहिए नई बहू घर में आई है। सोनम को भी लगने लगा था स्टेटस के हिसाब से कपड़े ना हो तो कुछ अजीब स्थिति हो जाती है। बशेश्वर ने मोटी रकम का चेक काट कर दे दिया। अगले दिन उसने पुरु को कहा कि वह उसे उसकी माँ के यहाँ छोड़ दे। उत्तम अब डर के कारण शराफत से रहने लगा था। बशेश्वर ने उसकी उधारी माफ़ कर दी थी। यशोदा को पैसों के लिए धमकाता तो नहीं था, लेकिन इधर उधर रखे दिख जाएं और मौका मिल जाए तो चूकता भी नहीं था। यशोदा ने बेटी के लिए छुट्टी ले ली थी।
सोनम का मन तो बहुत करता था फैशन के हिसाब से कपड़े पहने, बन ठन कर रहे, लेकिन मन मार कर रहना पड़ता था। उस दिन उसने जी भरकर खरीदारी की, एक से एक बढ़कर कपड़े, चप्पल और पर्स खरीदे। पार्लर जाकर बाल भी कटवाए। ना जाने क्यों उसका मन चाहता था पुरु की नज़रें उस पर टिकी रहें, पुरु की आंखों में उसके लिए चाहत हो। पुरु उसके साथ दोस्तों वाला व्यवहार करता था, बस इधर उधर की बातें कर लेता था। वह उसके करीब रहने के लिए बेचैन रहती। रात में भी अपने कमरे की खिड़की से झांकती रहती, बाहर जब तक पुरु नहीं आ जाता। गलती से भी पुरु का हाथ उसके कहीं छू जाता तो सारे शरीर में लहर सी दौड़ जाती। ऊपर की मंजिल में कई कमरे थे। वशेश्वर तो ऊपर आते नहीं थे, लेकिन उन्हें पता चल गया था दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं। अगले दिन पुरु ने सरसरी निगाह डालते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। सोनम का मन बुझ गया। वह चाहती थी पुरु उसे देर तक निहारे, उसकी आंखों में प्रशंसा हो, उसके हाथ अपने आप उठकर उसके बालों को उसके चेहरे पर पीछे कर दे। कॉलेज में ज़रूर उसका पहनावा और स्टाइल चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन अचानक पुरु ने ऐलान कर दिया कि वह पहाड़ों पर अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए जा रहा है। सोनम को चिंता हुई कि 3-4 दिन बिना पुरु को देखे कैसे रहेगी। अब उसे एहसास होने लगा कि वह पुरु से मोहब्बत करने लगी है, तभी तो 3 दिन का अलगाव उसे बेचैन कर रहा है। पुरु इन सब बातों से बेखबर है और वह उसको पागलों की तरह चाहने लगी है। जब इकरारनामे की अवधि पूर्ण होगी और उसे पुरु से अलग होना पड़ेगा, तब वह कैसे जीवित रहेगी, यह सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। पुरु ने उसको बताया था वह पहले भी कई बार ट्रैकिंग पर गया है और प्रकृति को इतने करीब से देखने का मज़ा ही कुछ और है। सोनम का कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। 3-4 दिन कैसे बीतेंगे। पुरु को फ़ोन किया तो पहली बार तो उसने बताया कि वे लोग खाना खाने के लिए रुकने वाले हैं। 2-2.5 घंटे बाद मिलाया तो वह झुंझलाकर बोला, यार तुझे क्या हो गया है, असली बीवी की तरह क्यों बिहेव कर रही है। पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। उसने निश्चय किया कि पुरु के बारे में और नहीं सोचना चाहिए और टीवी ही देख लेना चाहिए, लेकिन समाचार लगाते ही उसके होश उड़ गए। पुरु जिस तरफ गया था वहाँ बहुत बारिश हो गई थी, जिसके कारण लैंडस्लाइड और फिसलन हो गई थी। वह इतना डर गई थी कि उसने तुरंत पुरु के मोबाइल पर फ़ोन किया। उसका फ़ोन कार्य क्षेत्र में न होने की सूचना दे रहा था। उसने वशेश्वर को फ़ोन मिलाकर बताया तो सुनकर बोले, परेशान मत हो बिटिया, हम अभी पता करते हैं। वशेश्वर ने कहाँ फ़ोन नहीं किया पुरु की स्थिति जानने के लिए। 1-1.5 घंटा हो गए थे। अब तो वे ऐसे पस्त हो गए थे, लगा शरीर में जान ही नहीं बची। बड़ी मुश्किल से कैंप के प्रबंधक से बात हुई। सिग्नल इतने कमज़ोर थे कि बस इतना ही समझ आया कि आगे के रास्ते बंद हैं और बच्चे वापस लौट रहे हैं। वशेश्वर घर आ गए थे और जब तक पुरु आ नहीं गया, वशेश्वर और सोनम बेचैन हाल में चहलकदमी कर रहे थे। आज सोनम ने अपनी आंखों से देखा पिता के हृदय में कितना कूट कूट कर प्रेम भरा था। जैसे ही पुरु आया, सोनम दौड़कर उसके पास गई, उसके कंधे पकड़कर, फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उससे पूछ रही थी, आप ठीक हैं ना, कहीं लगी तो नहीं आपको, आपके सब दोस्त सही सलामत हैं ना। वह धीरे से बुदबुदाता हुआ, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर पिता की ओर एक बार देखा और अपने कमरे में चला गया। सोनम हक्की बक्की रह गई। पुरु एक बार तो पिता के गले लग जाता। चिंता के मारे 20 साल उम्र बढ़ गई थी बेचारों की। आधा अधूरा खाना खाया, तब से परेशान बार बार दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते। एक बूढ़े पिता पर जिसका एक पुत्र के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, जब उस पुत्र की जान खतरे में हो तो क्या बीती होगी, यह शायद पुरु नहीं समझा। ऐसा नहीं था पुरु को पिता की फिक्र नहीं थी या उनसे प्रेम नहीं था, बस माँ के जाने के बाद बर्फ़ की चादर ऐसी बिछ गई दोनों के बीच, अपना प्रेम कैसे इजहार करें यही भूल गए दोनों। सोनम को लगा नियत ने उसे यहाँ स्वयं की सुरक्षा के लिए ही नहीं भेजा, बल्कि दोनों बाप बेटे के बीच की दूरियां भी दूर करने के इरादे से भेजा है। वशेश्वर की आंखों में पानी था,
वे सिर झुकाए अपने कमरे की ओर चल दिए। सोनम जल्दी से उनके सामने पहुंची और गले लगते हुए बोली, बाबूजी, पुरु सही सलामत आ गए, यही बहुत है हमारे लिए। एक बार को तो बशेसर सकपका गए, लेकिन फिर सोनम के गले लगकर फपक फपक कर रोने लगे। एक बार बापू कहकर गले लग जाता, सारा संताप मिट जाता। फिर संभलते हुए कहा, पूछ लियो बिटिया, कुछ खाएगा तो खाना खिला दियो। सोनम कमरे में आई तो देखा पुरु कपड़े बदलकर लेटने की तैयारी कर रहा था। बहुत परेशान और खोया खोया सा लग रहा था। सोनम, कुछ खाने को लाऊं? पुरु, नहीं, भूख नहीं है, रास्ते में थोड़ा बहुत खा लिया था। सोनम, बाल बाल बच गए, यहाँ तो बाबूजी और मेरी जान ही निकल गई थी जब टीवी में सुना वहाँ के हालात के बारे में। अगर थकान नहीं लग रही तो बताइए ना, वहाँ क्या हुआ था। पुरु ने अब तक सोनम की आंखों में कृतज्ञता का भाव देखा था, लेकिन जिस तरह वह चिंतित थी और भागकर उसके पास आई थी, उसे कुछ अपनेपन का एहसास हो रहा था। वैसे भी उसे कई बार लगा, जब सोनम को लगता वह नहीं देख रहा है तो वह उसे एकटक निहारती है। सोनम के कहने पर उसने अपना वहाँ का अनुभव सुनाना शुरू किया तो वह अंदर तक कांप गया। कितने विशाल और भयानक लग रहे थे वे पहाड़, और मनुष्य कितने बौने और असहाय। पुरु को लग रहा था वहाँ का वर्णन करते हुए वह वापस उन लम्हों को जी रहा है। अगर नहीं बताता तो अंतर मन में दबी उन डरावनी स्मृतियों में दबकर मर जाता। सोनम पुरु की बातें सुनते सुनते कब पलंग पर उसके बगल में आकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। दोनों को ही इसका एहसास नहीं हुआ। सोनम को सब बताकर पुरु को बहुत हल्का महसूस हो रहा था, और सोनम से बात करते करते वह उसके सीने पर सिर टिकाकर नींद के आगोश में समा गया। प्रकृति का इतना कठोर रूप देखकर स्त्री की कोमलता ने उसे सुकून से भर दिया था। सोनम रात भर पुरु को बाहों में थामे लेटी रही, उसकी नींद में कोई बाधा नहीं आने दी। वह इन पलों को, पुरु की यादों को अपने मन में मस्तिष्क में भर लेना चाहती थी। आखिर आगे की जिंदगी पुरु से विदा होकर इन लम्हों के सहारे ही तो काटेगी। पुरु उठा तो उसे लगा बरसों बाद ऐसी गहरी नींद सोया है। पहले दिन की थकान और बारिश में भीगने का परिणाम स्वरूप पुरु को बुखार हो गया। सोनम उसके पास बैठी उसे फल छील कर खिला रही थी। मौका देखकर बोली, कल बाबूजी की चिंता के कारण बहुत बुरी हालत हो गई थी। मैं डर गई थी कहीं उनकी तबीयत न खराब हो जाए। वे आपसे बहुत स्नेह करते हैं, और एक आप हैं, उनके पास भी नहीं जाते, उनसे बात भी नहीं करते। माँ के जाने के बाद तो आपको उनका और भी ध्यान रखना चाहिए था, उनको और अधिक प्यार करना चाहिए। आखिर आपके अलावा उनका है ही कौन। वे कितना अकेलापन महसूस करते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पुरु, माँ के जाने के बाद मैं किसी के भी इतना करीब नहीं आना चाहता कि उनके जाने के बाद मुझे दोबारा वह दुख सहना पड़े। सोनम, यही तो गलती कर रहे हैं आप। उनके जाने के बाद आप और अधिक दुखी होंगे कि जीते जी आपने अपने आप को उनके सानिध्य से दूर रखा, उनके स्नेह से वंचित रखा। तब इतनी देर हो गई होगी कि आप चाह कर भी ये पल वापस नहीं प्राप्त कर सकेंगे। एक और ग्लानि आपका जीना दूभर कर देगी कि आपने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। माँ की मजबूरी थी, वो चली गई, लेकिन आप तो उनके पास होते हुए भी उनसे दूर रहते हो। माँ की आत्मा को भी कष्ट होता होगा आप दोनों को इस तरह अलग थलग जीते देखकर। मतलब वे आप दोनों के बीच सेतु थी, अब वे नहीं है तो आप दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। बोलते बोलते सोनम की आंखों में आंसू आ गए। पुरु की आंखें गीली हो गईं। वह बोला, मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। मैं केवल अपने आप को बचाता रहा। अब तो मेरी ये भी समझ में नहीं आता मैं उनसे क्या बात करूं और कैसे करूं। सोनम, पुरु वे आपके पिता हैं, उनके पास बैठना शुरू करो, खामोशी ही बातें बन जाएंगी। निचली मंजिल पर बशेसर परेशान घूम रहे थे। सोनम को देखते ही बोले, कैसा है पुरु? सोनम, ठीक है, ठंड लग गई है, 1-2 दिन आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। आप ऊपर चलो, पुरु को देख भी लेना, थोड़ी देर पास बैठोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। बशेसर, पता नहीं बिटिया,
उसे मेरा कमरे में आना शायद अच्छा नहीं लगेगा। सोनम हाथ खींचते हुए बशेश्वर को ऊपर ले गई और बोली, ना लगने दो, आप पिता हो पुरु के, आपका हक बनता है अपने पुत्र की सेहत के बारे में जानने का। बशेश्वर कमरे में आए तो पुरु बैठ गया। वे सिर पर हाथ रखते हुए बोले, कैसा है बचुआ? पुरु, अब ठीक हूँ, पर चलने को हुए तो पुरु बोला, थोड़ी देर बैठो ना बापू। बशेश्वर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। पुरु, सोनम बता रही थी आप कल बहुत परेशान हुए मेरे कारण। आप इतनी चिंता करोगे तो सेहत खराब हो जाएगी। बशेश्वर ने एकदम से भाव विभोर होकर पुरु को सीने से लगा लिया। बचुआ, जान बसती है तुम्हें हमारी, सुबह शाम तुम्हें देख लेते हैं, बस आंखों को ठंडक पड़ जाती है। कितने ही पल दोनों बाप बेटे ऐसे गले लगे रहे थे। फिर बशेश्वर थोड़ी देर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। उठते हुए पूछा, खाना खाने नीचे आओगे या यहीं भिजवा दूँ? पुरु, नहीं बापू, अब से रोज़ खाना साथ खाया करेंगे। बशेश्वर कमरे से बाहर आए तो सोनम खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, कमरे में आ, तुझे कुछ देना है। जब सोनम कमरे में आई तो एक सोने का हार देते हुए बोले, ये तेरी सासू माँ का हार है, आज तुझे देता हूँ। तूने मेरे बेटे से मुझे मिला दिया, इसको आशीर्वाद समझकर रख ले। सोनम सकपका गई। वह सोच रही थी वह इतना कीमती उपहार कैसे रख सकती है, जबकि वह कुछ महीनों की मेहमान है इस घर में। उसने कहा, बाबूजी, इसे आप अपने पास ही रखो संभाल कर, जब पहनना होगा मैं ले लूँगी। बशेश्वर, ठीक है, अब ये तेरी अमानत है, मैं अपने पास रख लेता हूँ। अब परीक्षा में समय कम रह गया था। सोनम पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। पुरु अब घर में ही अधिक समय बिताता था। सोनम की दीपिका के मामा जी से बात हो गई थी। परीक्षा समाप्त होते ही वह वहाँ स्कूल में पढ़ाने चली जाएगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सोनम की उदासी बढ़ रही थी। कैसे रहेगी वह पुरु के बिना? वह आसपास होता तो उसे देखती रहती, जैसे उसकी तस्वीर आंखों के रास्ते दिल में उतार लेना चाहती हो। पुरु को भी अपने जीवन में सोनम की उपस्थिति के महत्व का एहसास होने लगा था। सोनम में उसे एक ऐसा दोस्त नज़र आने लगा था जो स्वार्थहीन था, जो उसकी प्रसन्नता के बारे में सोचता था, और सबसे बड़ी बात, उसके कारण उसे अकेलापन नहीं महसूस होता था। उसे लगता था उसे सोनम की आदत हो गई है, वह उसके बिना कैसे रहेगा। उसे अच्छा लगने लगा था जब सोनम उसे छुपकर देखती थी, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। जब वह उसे कोई वस्तु हाथ में देती तो उसका हाथ जैसे उसके हाथ में ही ठहर जाता। पुरु को तब बड़ा अच्छा लगता, एक मदहोशी सी छा जाती। सोनम का दुख सुख उसे प्रभावित करने लगा था। आजकल वह उदास दिखती तो उसका मन भी बुझ सा जाता। एक दो बार उसने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने ये कहकर टाल दिया कि चिंता होती है, अगर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई तो आगे क्या करेगी। आज परीक्षा का आखिरी दिन था। सोनम सब दोस्तों से मिलकर अलविदा कहने में लगी थी। पुरु उसका इंतज़ार कर रहा था। जब सोनम आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप गाड़ी में बैठी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि जिस रास्ते से जा रहे हैं वह घर की तरफ नहीं जाता। वह पुरु से पूछती, उससे पहले ही उसने गाड़ी एक बहुत बड़ी इमारत के सामने रोक दी। पुरु उसका हाथ पकड़कर इमारत में दाखिल हो गया और उसे उस वकील के पास ले गया जिसने विवाह के समय उनका कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। वकील ने बिना कुछ बोले वे कागजात पुरु की तरफ बढ़ा दिए और उसने उन्हें बिना देखे ही फाड़ दिए। फिर सोनम से बोला, यह इकरारनामा तो मैंने फाड़ दिया, अब तुम कानूनन मेरी पत्नी हो, चाहो तो भी ये रिश्ता तोड़ नहीं सकती। इसके लिए तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा मुझसे तलाक लेने के लिए, और वह मैं तुम्हें दूंगा नहीं। सोनम आश्चर्य से पुरु को देख रही थी। जब उसे उसकी बात समझ आई तो वह लपक कर उसके गले लग गई। रोते हुए बोली, मैं क्यों कोर्ट जाऊंगी आपसे अलग होने के लिए? मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि संपूर्ण जीवन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। पुरु सांस रोके खड़ा था। पता नहीं सोनम की क्या प्रतिक्रिया होगी। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी बाहों में सोनम को भरते हुए कहा,
मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता।